मूल्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध होते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वे अपने प्रेरक विचार व्यक्त करें। बहुत जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान राजस्थान क्षेत्र के अत्यंत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है, ऐसे हमारे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन के वरिष्ठ नेता माननीय श्री उमन सिंगार जी, इस अवसर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आए सभी युवा विधायक भाइयों बहनों और सभी अधिकारीगण, आज आप सभी लोग मध्य प्रदेश की धरा पर पधारे हैं। मैं अपने राज्य की ओर से, विधानसभा की ओर से आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी भारतवासी हैं और हम सबको इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है। हम सबका सौभाग्य है कि लोकतंत्र की रीति नीति, व्यापकता, विशालता, मर्यादा हमारे पूर्वजों ने बखूबी हमारे देश में रोपी है और हम सब उस विचारधारा के, उस यात्रा के सहभागी भी हैं, पथिक भी हैं और इस विरासत को न सिर्फ हमें अक्षुण्ण रखना है, इस विरासत को और निरंतर आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस दृष्टि से हम सब लोगों को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। लोकतंत्र में काम करने के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजनीति का क्षेत्र है, सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेश के, देश के विकास की दिशा क्या हो। राजनीति ही योजना बनाती है, राजनीति के नेतृत्व में ही कार्यपालिका के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो सबसे अधिक जवाबदारी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने की होती है। हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जैसा प्लान करेंगे, वैसा ही देश आगे बढ़ेगा। यह हम सब लोगों की लोकतंत्र में भूमिका है। देश की जनता बहुत अपेक्षा के साथ हम सब लोगों को चुनकर अपने अपने सदनों में भेजती है और उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं।
स्वाभाविक रूप से पहले अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होती थी, अब जनप्रतिनिधि से अपेक्षाएं छोटी छोटी भी होती हैं और ये जनप्रतिनिधि की व्यस्तता को निश्चित रूप से बढ़ाता है। यह भी करना हम सबके लिए आवश्यक है क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम सब लोगों की यह कोशिश भी रहनी चाहिए कि यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र हमको आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपनी जवानियां बर्बाद की, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, तब ये लहू से सनी हुई महत्वपूर्ण आजादी आज हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। अगर ये आजादी नहीं होती तो ना कोई सरपंच होता, ना कोई सांसद होता, ना कोई विधायक होता। तो यह आजादी का मूल्य हम सब लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समस्याएं अनेक हैं, उन सारी समस्याओं पर हमें काम करना है, लेकिन जिस मूल्यवान आजादी को हमारे पूर्वजों ने विरासत के रूप में हमें सौंपा है, इस आजादी और इस लोकतंत्र को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसमें हमारी युवा विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है। और मुझे लगता है शायद कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने जब ये विचार किया कि इस आयु वर्ग के युवाओं का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, तो उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य था कि आज की जवानी आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए कैसे योगदान कर सकती है। ये कॉन्फ्रेंस युवा विधायकों की इस दिशा में संकेत करेगी और इस दिशा में मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं है, यहाँ पर विचारधारा भी नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति भी नहीं है, यहाँ पर सरकार भी नहीं है। यहाँ युवा विधायक है और विधायक के सामने दो विषय हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवा विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है, हम क्या भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, और साथ ही आने वाले कल में 2047 जब भारत की आज़ादी का 100वां वर्ष होगा, उस समय तक हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। क्योंकि यहाँ जितने भी युवा विधायक बैठे हुए हैं इस आयु वर्ग के, ये सारे के सारे 2047 तक पहुँचेंगे और अपनी आंखों से विकसित भारत को देखेंगे। और इसलिए जब भारत का वह स्वरूप हम सब लोगों के सामने आए तो हम गर्व से ये कह सकते हैं कि इस भारत को बनाने में मेरी ये भूमिका थी, मेरा भी इसमें योगदान था। मन की व्यापकता, विचार की विशालता, व्यवहार की विनम्रता, यही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मददगार होती है। आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं। उनके नेतृत्व में संविधान गढ़ा गया। वो संविधान कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, और हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं आने वाले कल में भी वो प्रासंगिक रहेगा। लेकिन पुराने कालखंड को अगर हम याद करें तो उस समय हमारे समाज में भी तमाम सारी विकृतियां थी। ऊंच नीच की विकृति, छुआछूत की विकृति,
अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी जैसे तमाम सारे महानुभावों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, आंदोलन किया और इन विकृतियों को आकृति में बदला जा सके, इसके लिए हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी खप गई। जब हम अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अम्बेडकर जी को भी अपने बचपन में अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियों का शिकार होना पड़ा। अनेक स्थानों पर उनका अपमान से सामना हुआ, लेकिन प्रभु की कृपा थी, सरस्वती उनके मस्तिष्क में विराजती थी, अद्भुत विद्वता के वे धनी थे और इसलिए उनकी योग्यता के अनुरूप देश ने एक बड़ा काम उनके कंधों पर सौंपा, संविधान को गढ़ने का। सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि अगर चलते फिरते भी कोई व्यक्ति हम पर थोड़ा सा कटु टिप्पणी कर दे तो शायद उस टिप्पणी को हम भूल नहीं पाते। घर और परिवार में भी छोटी छोटी चीजें कुटुंब को बांट देती हैं। यह मन की संकीर्णता है, लेकिन अंबेडकर जी के जीवन से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि तमाम सारी कुरीतियों का सामना करते हुए, तमाम सारे अपमानों को सहन करते हुए जब संविधान बनाने का अवसर उनको प्राप्त हुआ तो आप पूरे संविधान में देखेंगे कि किसने उनका अपमान किया, किस विकृति का उन्होंने सामना किया। वो कहीं भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिलक्षित नहीं होती। नहीं तो उनके मन में ये बात आ सकती थी कि अरे भाई, इस वर्ग के लोगों ने हमारे साथ बड़ा व्यवहार खराब किया, इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, तो हम अब संविधान की कलम हमारे हाथ में आ गई है, इससे हम बदला लेंगे। ये मन की व्यापकता है, यही मन को बड़ा बनाती है और यही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। आज अंबेडकर जी का नाम कोई चाहे ना चाहे, लेकिन सम्मान से सबको लेना ही पड़ता है। यह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की ऊंचाई है और इस ऊंचाई को उन्होंने अपने गुणों से प्राप्त किया है। इसलिए जब हम आज विधानसभा के सदस्य हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जरूर सोचें। हम जिस वर्ग के से आते हैं उस वर्ग के बारे में जरूर सोचें, क्षेत्र के विकास के बारे में जरूर सोचें, लेकिन यह लोकतंत्र कैसे अमर बन सकता है और इस लोकतंत्र को अमर बनाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है, यह बात मेरे मन में हमेशा रहनी चाहिए। मुझे ध्यान आता है, एक बार अभी मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था। जब बांग्लादेश बना तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता एकदम चरम पर थी और उसी समय यह फैसला हुआ कि अब चुनाव करा लो। तो अटल जी ने उस समय लोकसभा में कहा था कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है और हम इसमें सहभागी भी हैं और हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अवसर देखकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की भी घोषणा कर दी है। हम जानते हैं कि इस समय इंदिरा जी की लोकप्रियता चरम पर है, देश का मूड अलग है और चुनाव होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव कराने की आलोचना हाउस में नहीं करेंगे क्योंकि इंदिरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है। अब सोचो आप कि हम चुनाव हार जाएंगे फिर भी आलोचना नहीं करेंगे, ये कहने के लिए कितना बड़ा मन चाहिए। तो इसलिए ये बात आती है कि लोकसभा और विधानसभा में अपने जो पूर्वज हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को हम सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए।
उसमें से ये प्रेरणा निकलती है कि इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, समाज के लिए क्या कर सकता हूं। और इसलिए ये कहा जाता है कि बाकी जितने काम हैं वो बिना अध्ययन के नहीं हो सकते, बिना प्रशिक्षण के नहीं हो सकते। अपने लोकतंत्र में सबसे होशियार कौम आईएएस की मानी जाती है कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्राप्त इन्होंने की है और वो आईएएस बन गए। लेकिन आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक आईएएस को काम करने के लिए जीवन में कई बार ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपने दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने के लिए योग्यता भी निर्धारित नहीं है और सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कोई प्रशिक्षण भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी सबसे ज्यादा इसी कौम पर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपने को योग्य रूप से हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आपका योग्य रूप से निर्माण होगा तो निश्चित रूप से आपका योगदान भी अनुकरणीय ही होगा और वो देश के काम आएगा। इस महान उद्देश्य के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि सबको विषय भेजे गए हैं, उन विषयों पर हमारा योगदान कैसे हो सकता है इस पर अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि ये प्रोसीडिंग सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रस्म अदायगी होकर ही नहीं रहेगी, ये प्रोसीडिंग दुनिया में जाएगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का युवा इन दोनों विषयों पर क्या सोचता है, यह प्रोसीडिंग ऐसी बने कि देश भर के युवा विधायक और देश भर में जो विचार करने वाले लोग हैं वो आप सब नौजवानों के विचार सुनकर मार्गदर्शित हों। ऐसी महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग बनाने का हम लोगों को अपने वक्तव्य के माध्यम से प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश की है, लगभग 30 लोग बोल पाएं ऐसा सोचा है। समय की सीमा निर्धारित की गई है, जब 8 मिनट होंगे तो घंटी पहली बजेगी और 10 मिनट जब होंगे तो दूसरी घंटी बजेगी। उस समय अपना वक्तव्य बिना बोले समाप्त कर देना चाहिए। किसी के पास अगर लिखा हुआ कुछ मटेरियल है तो हम उसको ले कर सकते हैं, वो प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें हमको समय की मर्यादा रखना चाहिए, जिससे कल तक जो 300 सवा 300 मिनट हमारे पास हैं उसमें जो निर्धारित राज्यों ने सूची बोलने वालों की दी है वो सबके विचार आ सकें, और कुछ समय बचेगा तो कुछ लोग और बचेंगे तो उनको भी अवसर दिया जा सकेगा। कल हम लोग समारोह सत्र में होंगे तो राज्यसभा के उप सभापति माननीय श्री हरिवंश सिंह जी समारोह के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनका मार्गदर्शन भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि एक तो हम पूरा समय दें, अपना भाषण देके अपने अपने हाउस से जैसे हम चले जाते हैं वो न जाएं, दूसरे राज्य के लोगों को भी हम सुने और उनसे कुछ प्रेरणा मिल सकती है तो वो प्रेरणा लेने का प्रयत्न करें। चाय इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर सामने है, तो हम लोग बीच में उठकर जा सकते हैं लघु शंका के लिए, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए। पूरा अनुशासन बना रहे और इस पूरे कार्यक्रम की सार्थकता आप सबके प्रयत्नों से फलीभूत हो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।